Patient. Thank you all for taking time on this lazy Sunday morning for the online discussion. सब लोगों को शुक्रिया आज यहाँ पे आने के लिए इस संडे मॉर्निंग में. I know it is difficult to come on a Sunday morning. We live in a symbiotic world. Symbiotic world मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. You know, the patients, the technicians, nurses and the nephrologist. You know, किसी को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं. सारे एक दूसरे से के ऊपर डिपेंडेंट है for all of the reasons that we know. And everybody is a stakeholder in the clinical care of the patient, including the patient and the attender themselves. So इस बेसिक जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हमेशा ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस सबका जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर पेशेंट का एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट का एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, टेक्नीशियंस का एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं. सब लोग अपने अपनी जगह पे सही होते हैं. सो इसीलिए और कभी भी हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम जानने के लिए टाइम नहीं मिलता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक पीसफुल ईयर देने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं. लाइक इट हैपेंस. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म बाय विच वी हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है एंड हम इसको कैसे एड्रेस करते हैं. प्रॉब्लम्स हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एंड द मोस्ट वाइटल स्टेप होता है उसको जानना. सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर दैट. एंड मैं डॉक्टर मनीष जो मेरे को होस्ट है, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि ये प्रोसीडिंग्स को आगे ले जाने के लिए. वी बोथ विल बी देयर एंड हम इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी मिक्सचर में बात करेंगे. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल दैट वे. लाइक थैंक यू जी एंड thank you so much. Manish, it's all to you. थैंक यू राजा बॉस. सो पहले सबको बहुत बहुत वेलकम. आप लोगों ने टाइम निकाला और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया. तो जैसा डॉक्टर राजा ने ब्रीफ किया कि हमारा पर्पस उद्देश्य इस मीटिंग का ये है कि जो डायलिसिस के दो पिलर्स हैं, पेशेंट्स और टेक्नीशियंस, उनको इकट्ठा किया जाए. उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो थॉट प्रोसेस चलता है, उसको अलाइन किया जाए ताकि अल्टीमेटली हम डायलिसिस की क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकें. जितना टाइम एक पेशेंट डायलिसिस सेंटर में स्पेंड करता है या एक टेक्नीशियन डायलिसिस पेशेंट्स के साथ स्पेंड करता है, उतना शायद आज की डेट में हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं. तो एक बहुत गहरा संबंध होता है जिसको हम चाहते हैं कि और मजबूत हो. तो इसके लिए एक टेक्नीशियन की, एक डायलिसिस सेंटर ओनर की पेशेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, वो अपने व्यूज़ शेयर करेंगे. और पेशेंट्स को किन-किन मुश्किलों से निकलना पड़ता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं डायलिसिस सेंटर से, डायलिसिस टेक्नीशियन से, तो वो शेयर करेंगे. हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमने एक-दूसरे की गलती निकालनी है, बल्कि हमारा पर्पस ये है कि हम अपने विचार शेयर करके एक ऐसे फाइनल चीज़ पे पहुँचे, जिसमें दोनों हैप्पी रहें, ताकि आपस में एक ऐसा हार्मोनियस रिलेशनशिप पैदा हो, जिससे कि ये चीज़ और इम्प्रूव की जा सके. तो हम टर्न बाय टर्न लोगों के व्यूज़ लेंगे. तो सबसे पहले मैं हमारे जो सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन हैं मिस्टर विजय, उनके विचार जानना चाहता हूँ कि अगले 5-10 मिनट में वो अपना बता सकते हैं और बाद में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे हमारे पास डायलिसिस पेशेंट्स आते हैं, तो उनसे वो क्या उम्मीद रखते हैं, जिससे कि वो पेशेंट की केयर और अच्छी की जा सके. विजय, वेलकम. थैंक यू सर. एक्सपेक्टेशन पेशेंट से मेरा टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमें प्रायोरिटी होती है कि डायलिसिस से सबसे पहले हमें किसका करना चाहिए. जैसे अब कई सारे सेंटर्स हैं, सेपरेट आईसीयूज़ के लिए मशीनें रखते हैं, और कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेपरेट मशीन नहीं होती है. पेशेंट शेड्यूल्ड होते हैं डायलिसिस के लिए हमारे पास, मॉर्निंग, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट आल्सो. या कई सेंटर तो 24 आवर्स का राउंड अबाउट डायलिसिस देते हैं सेंटरों में. तो हमारे पास जो पेशेंट आए, अगर हमारे पास ऐसे कंडीशन है कि ओपीडी बेस पर मशीनें पूरी फुल हैं, आईपीडी इमरजेंसी एकेआई पेशेंट के लिए जिसका हाइपरक्लेमिक पेशेंट है या ओवरफ्लूड का पेशेंट है, डायलिसिस के लिए उसको इमरजेंसी है, या पॉइजनिंग का कोई केस आ गया, उसके लिए मशीन नहीं होती, तो हमें
इमीडिएटली मशीन फ्री करके उसके लिए ले जाना होता है। तो उस समय हमें ये देखना होता है कि पेशेंट किसका डायलिसिस क्लोज कर दें या जल्दी बंद कर दें, या किसी को हमें लेट बुलाना है डायलिसिस के लिए। जैसे मान लो उन्होंने 11 बजे का टाइम ले लिया है हमसे, और मैं उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा-सा लेट आ जाइए बिकॉज़ कि हमारे पास एक इमरजेंसी आई है। तो कई चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि पेशेंट उस चीज़ को, जैसे हम डायलिसिस को प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें कि अगर मेरा ये मजबूरी है कि पेशेंट को मैं थोड़ा लेट बुला रहा हूँ, तो उसका कोई रीज़न होगा, और उनको एक्सप्लेन करके हमें थोड़ा-सा लेट बुला के डायलिसिस देना होता है। और सेकंड है ये कि जो भी हमारे पास ये स्टाफ है डायलिसिस का, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो या हेल्पर हो, उनके साथ फ्रेंडली और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कई ऐसा कंडीशन होती है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होती है कि डायलिसिस यूनिट से जी उनको ले जाना है, हमें गाड़ी में बिठाना है या गाड़ी से ले आना है, तो 2-4 मिनट या 5-7 मिनट उनको लेट होता है या वेट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी कभी-कभी कई लोग तो पेशेंस रखते हैं, कई लोग थोड़ा-सा हाइपर हो जाते हैं। और नेक्स्ट ये है कि सर जैसे अभी सबसे बड़ा कोविड का टाइम चल रहा है, और जितने भी हमारे सीनियर या जूनियर स्टाफ हैं, उन्होंने छुट्टी नहीं ली सर। बहुत अच्छा हार्ड मेहनत करके सर उन्होंने पेशेंट का केयर किया है, पेशेंट का डायलिसिस किया है, बिकॉज़ जो भी इमरजेंसीज़ हैं या कोई भी है, उन्होंने इसलिए किया है कि पेशेंट का हम अच्छा केयर कर सकें। बट इन सब कंडीशनों के बावजूद भी हमारे जो पेशेंट हैं कुछ कोविड के डर से कि कोविड अगर पॉजिटिव आ गया जी हमारा, तो हमें 14-15 दिन कोविड आईसीयू में रखेंगे या क्वारंटाइन कर देंगे, डायलिसिस में हमारा ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन हिडन रखते हैं, बताते ही नहीं। जैसे अभी अभी आप हॉस्पिटल में आइए इस टाइम, तो हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। टेम्परेचर देखना होता है, उसके सारे हिस्ट्री लेनी पड़ती है, तब पेशेंट डिपार्टमेंट में या एनी अदर डिपार्टमेंट में जाता है, हॉस्पिटल के अंदर आता है। तो उस टाइम भी पेशेंट क्या करते हैं, हिडन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि हमें फीवर नहीं है जी, बॉडी पेन नहीं है, सब कुछ ठीक है, ओके है जी, डायलिसिस में ज़रूरत है जी, कर दो। ब्रीथिंग डिफिकल्टी जी, पानी निकालेंगे डायलिसिस से, ठीक हो जाएगा। और कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं अगर मॉर्निंग में उनको कुछ फीवर नज़र आता है, तो वो अपना जो भी एंटीफेब्राइल मेडिसिन्स वगैरह ले लेते हैं और अपना डायलिसिस का शेड्यूल भी चेंज करा लेते हैं। जी मॉर्निंग का बजाय जी 4 बजे दे दो, हमें कुछ काम है और डायलिसिस हम 3rd शिफ्ट में या 4th शिफ्ट में करा लेंगे। जिससे कि उनका टेम्परेचर जो है कम हो जाए और वहाँ स्क्रीनिंग हो हॉस्पिटल में, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो हमारी। इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं उनका ही नुकसान है और हमारा स्टाफ का भी नुकसान है, बिकॉज़ कि स्क्रीनिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी, पेशेंट को अगर मान लो कोविड के वायरस हैं, तो वो कोविड पॉज़िटिव पेशेंट है, तो हमारे और दूसरे जो स्टाफ हैं, पेशेंट्स हैं, वो सारे जो है एक्सप्लेन हो जाएँगे, सभी को हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो हिडन कर लेते हैं। और जैसे नेक्स्ट है, स्क्रीनिंग के बाद मान लो पेशेंट हमारे पास आता है, कुछ सिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ एसिम्प्टोमेटिक अभी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट जो है टेस्ट कराने से हटते हैं। जब पेशेंट वही हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है, टू टाइम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जैसे ब्लड के टेस्ट भी हैं, जो रूटीन के डायलिसिस के होते हैं, केएफटी, सीबीसी, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा कोविड का भी एक मंथली टेस्ट जो है ज़रूरी है। पेशेंट कहता है जी हमारा तो नेगेटिव आया था, अब दोबारा कराने की क्या ज़रूरत है? पेशेंट कई-कई बार जब रिपीट करने के लिए हम लोग बोलते हैं मंथली के लिए, तो वो हमारे साथ थोड़ा-सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बट हम लोग समझाते हैं उनको कि नहीं ज़रूरी है जी, टेस्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि और दूसरे पेशेंट आपकी सेफ्टी फैमिली बंद करो। आपके फैमिली जो मेंबर हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये प्रोसेस है। दूसरा जैसे कई पेशेंट को अभी डायलिसिस के दौरान हम लोग ड्यूरिंग डायलिसिस रिफ्रेशमेंट देते हैं। तो रिफ्रेशमेंट में क्या है कि पेशेंट जो है मास्क जो है उसको विदाउट मास्क होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। ऐसे कंडीशन के लिए हमने पेशेंट को बोल रखा है कि अभी आपको ड्यूरिंग डायलिसिस कोई रिफ्रेशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो कई लोग पेशेंट बोलते हैं कि अगर आप नहीं दोगे, तो हम लोग घर से लेके आएँगे, क्योंकि हम बिना 4 घंटा बिना कुछ खाए नहीं रह सकते हैं। तो सो दैट्स पेशेंट को हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि प्री डायलिसिस घर से ही आप कुछ एक स्नैक्स डाइट वगैरह है प्रॉपर लेके आइए। डायलिसिस में जो है हम लोग नहीं दें, जिससे कि मास्क अगर वो निकालेंगे तो वो जो है वायरस से स्प्रेड होगा और वो दूसरे से भी कंटामिनेट होंगे और दूसरों को भी स्प्रेड कर देंगे। नेक्स्ट है जी सर मेरा जो है पेशेंट का मेडिसिन शेड्यूल। जिससे कई पेशेंट ऐसे हैं सर जो हम लोगों ने फेस आउट किया है। पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट या जो भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कई बार तो पेशेंट 2-3 जगह से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, पीजीआई समथिंग या अनदर नेफ्रोलॉजिस्ट या जिस रेफरल डायलिसिस कराते हैं वहाँ पे भी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वो प्रॉपर जहाँ डायलिसिस करा रहे हैं, अगर ठीक है ट्रीटमेंट कहीं और भी ले रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट होना चाहिए, जिससे कि हाँ, मेडिकेशन ये रिक्वायरमेंट है या डबल डोज़ तो नहीं जा रही है, ट्रिपल डोज़ तो नहीं जा रही है मेडिकेशन।
कई पेशेंट ऐसे हैं कि एक ही मेडिकेशन चार्ट को वो लॉन्ग टाइम तक फॉलो करते रहते हैं। मशीन ठीक है, सपोज करो कि उनको मेडिसिन लेना है, मेडिसिन वो जी आज डायलिसिस पे हमें मना किया है, एंटी हेपेटाइटिक ड्रग्स या एंटी डायरेटिक ड्रग्स, तो वो नहीं लेके जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आप इन्फॉर्म करो या डिस्कस करो स्टाफ से कि आपको ज़रूरत है या नहीं। अगर मान लो प्री डायलिसिस आप हाइपरटेंसिव पे हैं पेशेंट और मेडिसिन भी नहीं ले रहा है, तो ड्यूरिंग डायलिसिस और इंक्रीज़ हाइपोटेंसिव हो सकता है या इंटरडायलिटिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है, जिससे जो हमारे लिए शेड्यूल नहीं है, हमारा खतरनाक है पेशेंट के लिए। दूसरा है हमारे स्टाफ के साथ कोऑपरेशन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है, जो फर्स्ट शेड्यूल चल रहा है डायलिसिस का, उसमें कई पेशेंट हैं लास्ट के जो डायलिसिस का आवर्स होते हैं, उसमें हाइपोटेंसिव हो जाते हैं या हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम ट्रीट देते हैं पेशेंट को, ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को थोड़ा 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है बेड पे ही। तो जो सेकंड शिफ्ट का पेशेंट है, उनको लेट हो जाता है 10-15 मिनट या आधे घंटे लेट हो जाते हैं। तो लोग भी हमारे साथ हाइपर हो जाते हैं कि 11:30 या 11 ओ क्लॉक का हमें टाइम दिया है, आप थोड़ा हमें लेट कर रहे हो। हमें ही क्यों कर रहे हो, दूसरे पेशेंट को क्यों नहीं कर रहे? हमारा तो अपॉइंटमेंट है, आप 1, 2, 3 अपॉइंटमेंट के थ्रू क्यों पेशेंट को अंदर ले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड एक और भी है, पेशेंट जैसे टाइमली उनको डायलिसिस के लिए आना। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है सर, तो इसमें क्या है कि पेशेंट सुबह मॉर्निंग वाले स्लॉट में कुछ पेशेंट तो टाइमली आ जाते हैं, कुछ पेशेंट सर्दी की वजह से बहाने बनाते हैं, जी हम तो काफ़ी बीमार भी हैं और एज भी ज़्यादा हो गई है, तो हमें आधा घंटा 1 घंटे की मोहलत दी जाए, हमें लेट आने के लिए। वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है हमारे लिए कि टाइमली अगर नहीं आएँगे तो सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट जो भी है हमारा, वो पेशेंट डे बाय डे, मतलब आप आधा घंटा लेट आ रहे हो, सेकंड शिफ्ट में फिर 1 घंटा लेट हो जाएगा, थर्ड शिफ्ट में हमारा 2 घंटे, डेढ़ घंटे लेट हो जाएगा। तो वो जो लास्ट वाला स्लॉट है, उसमें पेशेंट सफ़र करते हैं। तो मेरा ये सजेशन ये है कि टाइमली पेशेंट आएँ, मेडिकेशन टाइम पे लें, इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कराएँ और सारे स्टाफ या डॉक्टर्स का कहना मानें। और अगर कोई शेड्यूल मिस करते हैं डायलिसिस के लिए, सपोज़ करो कि मान लो उनको जो है कहीं किसी फंक्शन में जाना है और किसी अब पहले तो जैसे मैंने बताया आपको कि वो हिडन इन्फॉर्मेशन के लिए शेड्यूल चेंज करते हैं। अब जो है कुछ मान लो जेन्युइन रीज़न है उनका, कुछ फैमिली में फंक्शन है, लेट होना चाहते हैं, वो हमें बिफ़ोर 12 घंटा, 14 घंटा या 1 दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर दें कि कल डायलिसिस के लिए हमारा शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दीजिए, मॉर्निंग की बजाय इवनिंग कर दीजिए, 1 दिन या आगे कर दीजिए। तो अगर पहले से प्लान होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी मिस शेड्यूल कर रहे हैं, अपने जो भी है वो हमें टाइमली टाइमली बता के रखें। और पेशेंट का और स्टाफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ये भी मैं कहूँगा। क्योंकि कई चीज़ें हैं, पेशेंट जो है अपने अटेंडेंट्स को नहीं, अपने फैमिली मेंबर को नहीं, बट हमारे टेक्नीशियन जो फ्रेंड्स हैं या स्टाफ है, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और इसका सर कुछ शेड्यूल निकालिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन मेन है, ड्यूरिंग डायलिसिस कॉम्प्लिकेशंस, क्रैम्प्स हैं और घर पे जाके भी हाइपोटेंसिव हो जाते हैं या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है यूरिन के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर टू प्रॉपर देना चाहिए। पेमेंट का भी शेड्यूल है। कई पेशेंट हैं जो कैशलेस डायलिसिस होता है, बिकॉज़ ऑफ काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या इंश्योरेंस के थ्रू। तो पेशेंट ये कहते हैं जी हमारा तो कैशलेस है जी, आप खुद बिल निकलवा लीजिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट इज़ रॉन्ग। हमें एक क्रेडिट बिल का जनरेट होता है, वो हमें देख के जाएँ, जिससे हमें पता लगे कि हाँ, पेशेंट ने डायलिसिस कराया और टाइम टू टाइम हमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे रहा है और बिल करा देता है। तो डायलिसिस का जो प्रोटोकॉल है, वो इन्फॉर्मेशन जो है पहले से प्लान्ड होना चाहिए। जैसे हफ्ते में 2 डायलिसिस कराने का प्लान होता है या किसी-किसी को 3 एडवाइस होता है। तो डे बाय डे क्या करते हैं पेशेंट, 1 महीना डॉक्टर ने एडवाइस किया तो वो हफ्ते में 3 डायलिसिस कराते रहे। अगले हफ्ते जी कुछ बहाना बनाते हैं, जी नहीं हमें 2 करा दो, हमें डॉक्टर ने मना किया कि 2 ही कराओ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब वो अपने आप को गुड फील करते हैं, डाइट उनकी मेंटेन हो जाती है, थोड़ा हेल्थी हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाता है और टेस्ट वगैरह भी रिपोर्टें ठीक आने लगती हैं थोड़ी बहुत। फिर आगे वो डायलिसिस जो है उसको 2 के बजाय 1 पे लाके कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट की, जो नहीं करनी चाहिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उनको और जिससे कि उनका हम एज़ एक हेल्थ वर्कर वर्कर या उनके फ्रेंड या जो भी डॉक्टर्स कह लो, उनकी मदद कर सकें और उनका अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। दैट्स ऑल सर। थैंक यू विजय जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट्स किया है। मैंने आपका पॉइंट्स लिख के रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एटलीस्ट 9 पॉइंट्स मैंने लिख के रखा है। आई माइट हैव मिस्ड समथिंग। मैं थैंक थोड़ा सा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा संक्षेप करता हूं, फिर वी कैन ओपन अप, फिर डॉक्टर मनीष एंड समबडी नेक्स्ट हमारे शर्मा जी या समबडी एल्स कैन ओपन अप द एक्सपेक्टेशन। थैंक यू। एक आपने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माय ओपिनियन, आई एम गोइंग जस्ट गोइंग टू
एन्यूमरेट आपने जो बताया उसको बस समराइज कर रहा हूँ। एक होता है प्रायोरिटाइजिंग ऑफ पेशेंट्स, कि कोई पेशेंट सपोज अर्जेंट आ जाता है तो उसको लेना पड़ता है, जैसे पोटेशियम ज्यादा हो जाता है या बेहोश हालत में होता है, उसको लेना पड़ता है। उसके लिए एक्चुअली क्या है, जो पेशेंट घर से प्लान्ड करके निकला है, हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ऑब्वियसली जो इमरजेंसी है उसको डील करना इंपॉर्टेंट है, और सब मरीजे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये इमरजेंसी फेस किए होंगे। सो बेसिकली दे नीड टू अंडरस्टैंड, एंड कम्युनिकेशन इज द की। सेकेंड वन आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट इंट्रा हॉस्पिटल में डिले हो जाता है, उसके लिए पेशेंट्स कभी कभी दे फील बिट अनॉयड। थर्ड वन इज हाइडिंग डिटेल्स ऑफ कोविड। इसमें मैं थोड़ा अपना 2 पॉइंट्स दूंगा, 2 सेंट्स दूंगा। देखिए जी, कोविड में हम लोग भी एक्सपोज्ड होते हैं, सब लोग, आप पेशेंट्स भी एक्सपोज होते हैं, टेक्नीशियन डॉक्टर्स भी एक्सपोज्ड होते हैं। लेकिन एक बात, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, अब तो 10 महीना हो गया है, तो हम भी थोड़ा जान लिए इसके बारे में। ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, अगर हम अच्छी तरह से मास्क पहनते हैं, जो हम अच्छी तरह से मास्क हम पहनते हैं, नाक के ऊपर अच्छी तरह से ढका रहता है, बोथ पेशेंट एंड टेक्नीशियंस एंड द डॉक्टर्स, अगर तीनों लोग ठीक से पहने रहते हैं, एंड जो हम डायलिसिस में बताते हैं वाइजर भी पहनने के लिए बताते हैं, अगर ये पहन लिया तो द चांस ऑफ स्प्रेड विथ हैंड हाइजीन, विथ एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो इस 10 महीने में हमने ये सीख लिया है। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेल द ट्रूथ, बिकॉज नाउ स्टार्टिंग में बहुत सोशल स्टिग्मा था, हमें भी डर था, मतलब हमें भी। काफी कम हो गए। अब तो वी नाउ नो कि ठीक है करके, और उम्मीद है कि सुबह होने वाली है, वैक्सीन्स आ रही हैं, आ जाएगी, यही उम्मीद है इंडिया में भी। तो लेट अस बी होपफुल। फोर्थ पॉइंट आपने बताया मेडिकेशन डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन डिटेल्स। इसलिए मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूँ कि जो देखो, दे मे बी सीइंग पीजीआई, दे मे बी सीइंग सम अदर डॉक्टर्स, 2-3 डॉक्टर्स, एंड समटाइम्स इमरजेंसी में भी लोकल में ले लेते हैं। जो भी आप दवा लेते हैं, प्लीज उसकी एक प्रिंट आउट रख लीजिए, जिसको भी डॉक्टर को जाते हैं आप उनको दिखा दीजिए, ताकि उसी में ऊपर नीचे कर सकते हैं वो सबके लिए, और उसको भी एक नया टाइप करके रख लीजिए, वो आसान हो जाता है। देन वेटिंग फॉर द फर्स्ट शिफ्ट आपने बताया था, यस, ये अकोमोडेटिव बिहेवियर होना चाहिए सबकी एंड से। देन विंटर टाइम डिले, क्योंकि डिले तो सब लोग में थोड़ा लेजीनेस आ जाता है विंटर में, बट यही जानना चाहिए कि हमारे पीछे भी कोई है और हमारे आगे भी कोई है, तो इसलिए जस्ट लाइक ट्रेन की वेटिंग की तरह है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन रिलेशन आपने बताया कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन द टेक्नीशियन, डॉक्टर एंड नर्सिंग एंड द पेशेंट। जो चीज पेशेंट ने रिश्तेदार और अपने डॉक्टर को ना बताते हैं, टेक्नीशियन से शेयर करते हैं, क्योंकि दे फील समटाइम्स वेरी अनकंफर्टेबल टू शेयर विद देयर ओन फैमिली मेंबर्स एंड द डॉक्टर्स। वो सब इंपॉर्टेंट वो टेक्नीशियंस को बताएं, टेक्नीशियंस आर द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर। सो ये इंपॉर्टेंट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट राइज किया। देन पेमेंट, उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसलिए बिकॉज मुझे पता नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप 3 से 2 कर देते हैं आफ्टर फीलिंग गुड, ये 2 का रिफ्लेक्शन होने में आपको 2.5-3 महीना, 1.5 से 3 महीना हो जाएगा। फिर इसको रिवर्स 3 पे जाने के बाद रिवर्स करने में 1.5, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू वन काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। और कुछ भी आप क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। वालिया जी को मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं, ये रेडमी के साथ हैं।
अमरजीत सिंह हैंड रेज कर रहे हैं, हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं? भूपेंद्र? यस सर। हाँ जी, हम कुछ पेशेंट्स अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, हम उसको अनम्यूट कर सकते हैं। एक अमरजीत सिंह ने हैंड रेज किया था। कुछ बोलते हैं सर। सर उनका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं। Okay. So, meanwhile, I would like to welcome Kamal Shah also. He is with us. So please unmute him ताकि हम उनके भी valuable comments इसमें ले सकें। कैन यू प्लीज रिपीट? सर नेम प्लीज। कमल Shah, Mr. Kamal Shah. So मैं सबको बताना हाँ, चाहूँगा कमल हाँ। is हेलो, हाँ जी। So मैं कमल से सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, स्पेशली जो भी हमारे साथ पेशेंट्स हैं। तो कमल has a unique profile of both being a patient and dialysis unit owner. So very unique profile. He understands both the aspects. कमल is on dialysis for many years. बाकी कमल आपको खुद अपनी स्टोरी के बारे में ब्रीफ में बता देंगे। And besides that, he is on the other side also. He is owner of one of the largest dialysis provider chain in our country, NephroPlus. So he understands both the sides. उनको दोनों साइड की समझ है कि पेशेंट होना क्या होता है और एक डायलिसिस यूनिट प्रोवाइडर होने के नाते क्या-क्या मुश्किलें फेस करते हैं। कमल, once on, welcome. Please. Thank you so much, Dr. Singla, and thank you so much for organizing this. मैं लास्ट 23 इयर्स से डायलिसिस पे हूँ तो और नेफ्रोप्लस का को-फाउंडर हूँ, इसलिए जैसे डॉक्टर सिंगला ने कहा मैंने दोनों देखा हुआ है और अनसक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 6 साल पेरिटोनियल डायलिसिस किया और अभी होम हीमोडायलिसिस पे हूँ। तो मेरा यह मानना है कि यह सेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि टेक्नीशियंस और पेशेंट्स के बीच में जो समझदारी होनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो और एक दूसरे को दूसरे साइड के प्रॉब्लम्स को भी समझने की जरूरत डिले होना डायलिसिस में या फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करना, कोई हमको कैनुलेशन कर रहा है तो उसको उसमें दर्द होना, तो ये सब प्रॉब्लम्स। और जब मैं फॉर एग्जांपल सेंटर में जाता था तब मैं एक ही टेक्नीशियन को बोलता था कि आपको ही मुझे कैनुलेशन करना है, दूसरे को नहीं करने देता था मैं कैनुलेशन। और अभी टेक्नीशियंस के साइड से अगर देखें तो एक टेक्नीशियन सबका कैनुलेशन नहीं कर सकता है। हर जो फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिट में 8, 10, 15 पेशेंट्स होते हैं एक साथ डायलिसिस करते हुए, तो एक ही टेक्नीशियन अगर सबका करेगा तो कैसे होगा ना। तो हमें वो साइड भी समझना चाहिए कि सब टेक्नीशियंस को बराबर काम सौंपना चाहिए। और फिर पेशेंट की तरफ से देखें तो उन टेक्नीशियंस को बराबर ट्रेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको कोई कैनुलेशन गलत करे तो हमारे फिस्टुला को भी डैमेज हो सकता है। तो इसमें जो है कॉम्प्रोमाइज होना बहुत जरूरी है। स्टाफ को हर स्टाफ को बराबर देखना चाहिए कि वो बराबर ट्रेन किए गए हैं। आजकल कैनुलेशन सिमुलेटर्स आते हैं, तो पेशेंट के पहले कैनुलेशन के पहले स्टाफ अगर डमी मैनिक्विन पर करे, कैनुलेशन प्रैक्टिस करे और अच्छी तरह से कैनुलेशन करे, उसके बाद ही पेशेंट्स के पास आए। पेशेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर कैनुलेशन एक्चुअली एक मैकेनिकल चीज है, अगर कोई थोड़ा एक्सपीरियंस भी हासिल कर रहे तो इट इज नॉट अ बिग डील। कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा टफ है कैनुलेशन से। तो पेशेंट्स को भी आई अंडरस्टैंड बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि टेक्नीशियंस की प्रॉब्लम क्या है और डिले क्यों होता है। पेशेंट को समझना चाहिए डिले टेक्नीशियंस बहुत टाइम नहीं करते, टेक्नीशियंस के कंट्रोल के बाहर भी कई चीजें होती है, जैसे प्रीवियस शिफ्ट के पेशेंट अगर लेट आए तो टेक्नीशियंस क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सेशन बहुत ही जरूरी है दोनों साइड के बारे में समझने के लिए। बस इतना ही कहूंगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो आई पास इट ऑन टू देम। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हो तो प्लीज
ask me and I'll be happy to answer. Thank you, Kamal. Very, very valuable insights. तो मीनवाइल एक हमें क्वेश्चन भी चैट बॉक्स में टाइप किया हुआ है। राजा बॉस, यस, आप एक क्वेश्चन आकाश देशमुख जी ने पूछा हुआ है। सर, मेरा एक प्रश्न है, ड्यूरिंग डायलिसिस खाना खाइए तो थोड़ा भी कुछ नाश्ता लेते तो सडन बीपी लो हो जाता है, ये क्यों होता है? वॉमिटिंग होता है। सी देखिए, पहले तो वॉमिटिंग जब भी बीपी कम होता है रिफ्लेक्सली, अक्यूट फॉल जब बीपी होता है तो वॉमिटिंग इज अ नेचुरल रिफ्लेक्स फेनोमेनॉन। क्यों खाना खाने पे बीपी कम होता है? ये एक जब भी डायलिसिस होता है बॉडी एक डेलिकेट बैलेंस बन के चलती है। कुछ लोगों में क्या होता है, जब खाना खाते हैं, जब भी फूड गोस इनटू द जीआई ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है उस एरिया में, ये तो नेचुरल है। तो इसलिए आप जाते हो, जब पहले ठंड नहीं लगता है, जैसे ही खाना खाने के बाद आप बाहर जाते हो तो ठंड लगने लग जाता है, क्योंकि ये तो GI takes most of the circulation, GI tract takes most of the circulation, जिसकी वजह से जब वो सर्कुलेशन पारा लेता है पेरिफेरल में कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी गिरता है। यही एक नेचुरल फेनोमेनॉन है। दिस गेट्स एग्जैजरेटेड इन सम डायलिसिस पेशेंट्स, हर पेशेंट में नहीं होता है, बट इन सम पेशेंट्स ये होता है। यही रीजन होता है। इसके लिए व्हाट इज द रिप्लाई और व्हाट इज द ट्रीटमेंट? कोशिश कीजिए, अगर आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है तो कोशिश कीजिए डायलिसिस से पहले खाना खा के आ जाएं, ताकि इसकी जरूरत ना पड़े। कभी कभी हो सकता है कि ग्लूकोज कम होता हो और आपको जरूर खाना खाने पड़े, तब आप अपना टेक्नीशियंस और डायलिसिस डॉक्टर्स को बता सकते हैं कि कुछ हीमोडायलिसिस फ्लूइड में ग्लूकोज नहीं होता है, और आपको उस टाइम ग्लूकोज वाला फ्लूइड यूज कर ले ताकि आपकी शुगर कम ना हो। आई होप दिस आंसर इज सैटिस्फैक्टरी। देयर मे बी मल्टीपल अदर आंसर्स, बट वन ऑफ द मेन रीजंस इज दिस। वेरी गुड। तो अभी पेशेंट्स पर्सपेक्टिव से हमारे साथ काफ़ी पेशेंट जुड़े हुए हैं, तो उनमें से हम किसी को अनम्यूट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने हैंड रेज भी किए हैं। भूपिंदर, प्लीज टेल मी द नेम सर। सो मैम, हमारे पेशेंट है वालिया जी, पर वो रेडमी के नाम से लॉग्ड इन है, और अनफॉर्चुनेटली रेडमी के नाम से काफ़ी सारे हैं। तो अगर हम रेडमी को अनम्यूट कर सकें। सो देविंदर सैनी जी भी अभी को होस्ट हैं। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी वालिया जी, गुड मॉर्निंग। सो वालिया जी हमारे डायलिसिस पेशेंट हैं, ये काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इनके विचार जानना, इनकी एक्सपेक्टेशन डायलिसिस सेंटर से, डायलिसिस टेक्नीशियन से। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम वालिया जी। हेलो, सारे रेडमी इज म्यूटेड। सैमसंग SM हैंड रेज कर रहे हैं, आई थिंक ये भी कोई पेशेंट है हमारे। सैमसंग वही बोले कि खर्चे खा क्या हो खाना डायलिसिस में जिनका भी वो हो जाता है, कुछ नहीं बोल। सैमसंग SM, हाँ, कुछ हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, उनको अनम्यूट हो गया। यहाँ जी प्लीज मैम। Yes, my name is Yudma Patel, and I'm also a dialysis patient from last 9 years. Oh, very good. So I want to make sure one thing, that water removal or overfeed changes our body temperature. Water maintains our body temperature, right? So removal of water or overfluid may change our body. Madam, see, I will answer this question of yours, but एक होता है कि this is essentially to know the problems between patients and technicians. So, madam, हम जब dialysis का temperature can
हाँ जी, हाँ हेलो, जी, इट्स फाइन Yes. नाउ। इट्स फाइन नाउ? यस। सो डायलिसिस में हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सो एसेंशियली वी कीप इट यूथर्मिक। यूथर्मिक मतलब बॉडी का टेम्परेचर जितना 37 है उतना रखते हैं। Yes. लेकिन क्या होता है जब जब हम पेशेंट्स का बीपी कम होता है तब हम क्या करते हैं, एज अ रिफ्लेक्स फर्स्ट वी डू दी डायलिसेट का फ्लो कम करते हैं, फुट एंड को हम एलिवेट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं तो डायलिसिस टेम्परेचर को कम करते हैं। डायलिसिस टेम्परेचर कम करने से क्या होता है कि जो वेजल्स जो होते हैं बॉडी का वो थोड़ा कंट्रैक्ट होते हैं। जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो बीपी थोड़ा सा नहीं कर पाता है। तब देर आर चांस दैट ब्लड की सेल्स लाइसिस हो जाए, ब्लड का हीमोलाइसिस हो जाए। Hemolysis. यस मैडम, यस मैडम। विद द करंट मैकेनिज्म्स जब तक नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द डायलिसेट इज नॉट टू मच, यूजुअली ये प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए। मतलब विद अ नॉर्मल आरओ दीस शुड नॉट हैपन मैडम। Can we maintain the temperature 5 of plus minus 5? Is it correct? Can you repeat your question again, madam? Point not audible. 0.5 temperature can Yeah. be Yeah, maintained plus minus Maintain. 0.5. Yeah, madam. That should be fine, madam. That should be fine. It should not So be a. during It should not be. if okay, so Yeah, madam. actually my BP always starts from 110 Hmm. and for continue 4-hour dialysis my BP drops till 80, but I can quit my dialysis 4 hours. But do you change the temperature? I think that would not be the only thing that you need to do, madam. There are many other things. You will have to see why your temperature is, why your blood pressure is dropping. There can be multiple reasons. एक ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने के लिए मल्टीपल रीजन हो सकता है आपका वेट गेन ज्यादा हो जिससे पानी ज्यादा निकलना पड़े। दूसरा ये हो सकता है आपका हार्ट वीक हो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो काफी तेज है स्टार्टिंग में इसलिए आपका बीपी गिर रहे हैं। ठीक है मैडम, देयर आर मल्टीपल रीजंस। और जो टेम्परेचर की बात आती है दैट इज एज वन ऑफ द मैनेजमेंट रादर देन द कॉज। सो आई थिंक वी नीड टू नो बिटवीन द कॉज and the management. I think you are concentrating on the management. हमें etiology या cause जानना बहुत जरूरी है। Yeah, I have. We will take the next question. Okay, no problem. Thank you, sir. Yeah. हाँ जी, आई थिंक एक और भी हैंड रेज किया हुआ है रेडमी ने, हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ प्लीज जी। ये बोलिए। Yes, it's I am audible to you, please. Yes, you are very much audible, sir. Okay. Please go ahead. Doctor, otherwise, so I am quite under a very good care of Dr. Singla, who keep guiding us from time to time. But at times after the dialysis, I feel very weak, at least for a day. And second is, I got a sour, taste in the mouth. तो जब कुछ खाते हैं तो लगता है कि something is going wrong, and then I stop eating there only. Probably that is causing weakness to me. What can be the reason for this kind of a taste? हाँ जी, so we will discuss this, वालिया जी. Besides this, anything you want to highlight about what are the expectations from dialysis unit? Dialysis technician से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जी डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि जैसे कि आप गाइड करते हैं कि the blood flow should be 300. So at times the different technicians they come, somebody does it 250, somebody does it 320. So I think they should have the proper guidelines that for a particular patient, what should be the blood flow to set in. And in the beginning, I was getting cramps. But now after that, when you gave me the tablet Carnisure, I am out of it. तो वो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं।
But at the same time, I am feeling ki if there's a little more involvement or there's a some same kind of a technician from time to time, or they pass on their observations to the other technician. So I think this will be very comfortable for the patient to communicate. With the coming of your assistant there, Dr. Neha, I think we are feeling very comfortable. Thanks for that, because we can discuss our day-to-day problems and in turn she passes on to you. तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हुआ है. And in addition, आपकी तरफ से बड़ी अच्छी inputs मिलती रहती है, because we feel it that if inputs are good from the doctor side and technician, I think the things are quite good. Now I'm feeling better over the year. 1 year has gone, the dialysis is going on, and I'm feeling okay now. But at the same time, only 2 days, the day I get dialysis done, I have a feeling of getting weakness. Or as Dr. Saab was discussing, there's a nausea feeling the very first day out of the dialysis. So I don't know nausea for what. At times I skip my dinner because of that. ओके, वी विल कम टू दैट. सो आपने बहुत अच्छे पॉइंट बोले. एक तो कि डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि कोई भी टेक्नीशियन आपका डायलिसिस कर रहा हो और वो सारे एक ही तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करें. ब्लड पंप स्पीड कितनी रखनी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना रखना है, ताकि पेशेंट को ये हेजिटेशन ना हो कि आज मेरा डायलिसिस कोई और टेक्नीशियन कर रहा है, आज कोई और कर रहा है. तो दे शुड फॉलो सेम गाइडलाइंस. पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही. दूसरी एक चीज और आपने हाईलाइट की कि काफी बार जो नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग होते हैं, हम लोग टाइम स्पेयर नहीं कर पाते इंडिविजुअली पेशेंट को मिल पाने का. काफी लंबे टाइम तक पेशेंट को नहीं मिल पाते, शिफ्ट टाइमिंग्स ऐसी होती हैं. तो रोल ऑफ सपोर्ट स्टाफ कि कोई एडिशनल रेजिडेंट डॉक्टर या सपोर्ट स्टाफ which can act as a communication channel between patient and nephrologist. So उस लाइन पे जो हमारा टेक्नीशियन स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, they are the best support staff. They can act as the best communication channel between the patients and nephrologist, and at their level itself they can guide you many things. तो I think next हम इसी के बारे में एक और हमारे जो टेक्नीशियन है उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनके व्यूज जानना चाहते हैं. मैं अजय को देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे. हाँ जी अजय. He actually named as Walia. Can we unmute him? What's the name, sir? Walia, W-A-L-I-A. He can unmute him. Yeah. हाँ जी अजय, you can unmute now. मॉर्निंग जी. तो अजय हमारे साथ सीनियर टेक्नीशियन है जो कि ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा टाइम से डायलिसिस कर रहे हैं. तो आप क्या कहना चाहोगे कि पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या विचार है कि वो क्या क्या स्टेप्स लें, क्या क्या चीजें करें ताकि अल्टीमेटली उनका डायलिसिस और अच्छा हो सके, उनकी केयर और अच्छी हो सके और कम प्रॉब्लम्स आए, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पेशेंट से? पेशेंट केयर में तो सर यही है कि कंसल्टेशन प्रॉपर होनी चाहिए सर. रिगार्डिंग मेडिकेशन, डाइट के अकॉर्डिंग. हाँ जी, रेगुलर कंसल्टेशन एंड मेडिकेशन रिव्यू, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि जो मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन होती है वो टाइमली अपडेट नहीं होती और टेस्ट टाइमली नहीं होते या रिव्यू नहीं हो पाता. तो ठीक है अजय, ये बहुत अच्छी चीज़ है. और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो पेशेंट से कि वो जब डायलिसिस सेंटर में आते हैं क्या क्या चीज़ों का वो खुद ध्यान रखें जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं? खुद सर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए सर. उनका कैनुलेशन प्रॉपर होना चाहिए उनका डायलिसिस में. उनको मेडिकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए. और अगर हम डायलिसिस सेंटर के पर्सपेक्टिव से बात करें, काफ़ी बार हम पेशेंट को डिजायर्ड शिफ्ट टाइम नहीं दे पाते. पेशेंट चाहते होते हैं हमें ये वाला शिफ्ट मिल जाए, तो पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या मजबूरी होती है कि हम
पेशेंट की सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाते? इस केस में सर ऐसा है कि जैसे कि कई बार पेशेंट की कन्वीनियंस की प्रॉब्लम होती है, आने जाने की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कोई उनके पास अपना व्हीकल नहीं है या फिर आने जाने के लिए प्रॉब्लम है, कोई साथ नहीं आने वाला है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग चाहिए, या कि कोई पेशेंट ऐसे भी हैं सर जो पार्ट टाइम या कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अपना कोई खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए फिर थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम रहती है, जैसे उनका टाइम डिले होता है मॉर्निंग का, या उनको मॉर्निंग नहीं इवनिंग शिफ्ट में चाहिए। जैसे अभी ज़्यादातर सेंटरों में सर 2 शिफ्ट का ही प्लान है, ज़्यादातर नाइट भी हैं, 3 शिफ्ट भी हैं, लेकिन किसी-किसी सेंटर में जैसे हमारे डायलिसिस सेंटर में 2 ही शिफ्ट का ही प्लान है। तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट टाइम माँगते हैं, अभी मेरे को 3rd शिफ्ट में टाइम चाहिए, इसलिए डिले हो जाते हैं। तो इसमें लॉजिस्टिक इश्यूज आते हैं जिस वजह से हम पेशेंट को काफी बार मनपसंद टाइम नहीं दे पाते। यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ सीनियर टेक्नीशियन एंड डायलिसिस फैकल्टी मिस्टर मामचंद शर्मा जी भी हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा और उनके व्यूज जानते हैं। कैन वी अनम्यूट हिम? What's the name, sir? He's a co-host now. Mam- Mamchand, he's a co-host now, I think. Mamchand ji, yeah. हाँ जी, शर्मा जी आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि भी पेशेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने लेवल पे क्या क्या ध्यान रखें या क्या क्या चीजें फॉलो करें ताकि टेक्नीशियन के लिए भी चीजें आसान हो जाएं। मेरे ख्याल में उनको जो खासकर जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है रिगार्डिंग द डाइट, रिगार्डिंग साल्ट इनटेक, वाटर इनटेक, तो कई बार उसमें बड़ी लापरवाही कर देते हैं, ठीक है ना। और खासकर नमक चाहे उनको कम भी करें, लेकिन कई बार नमक वाली चीजें वो खाने लग जाते हैं या पोटेशियम वाली ज्यादा चीजें खाते हैं। कई बार वो हाइपोक्लेमिया वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मैंने खुद देखा कई बार पेशेंट्स, हाँ जी मैंने तो लंच नहीं किया था, मैं तो केले खा के गुजारा कर लिया था, ठीक है ना। आई हैव सीन पर्सनली इन माय 4 decades ऑफ करियर इन डायलिसिस। तो इन चीजों के बारे में पेशेंट को जो है खासकर खाने के बारे में, चाहे उसमें सोडियम क्लोराइड वाली चीजें हैं, चाहे उसमें पोटेशियम वाली चीजें हैं, फूड वाला है, ठीक है ना, इन चीजों का बड़ा दे शुड बी वेरी केयरफुल। और कई बार इसलिए उनको कई बार सडनली कम इनटू हाइपोक्लेमिया या फ्लूइड ओवरलोड या हाइपरटेंशन, क्योंकि अगर नमक ही ज्यादा खाई जाएंगे, ठीक है जी, वैसे नमक हमने 2-3 ग्राम कर दिया जी, लेकिन वो साल्टी चीजें खाते रहते हैं सारा दिन, कोंडी में उसके ऐसे चीजें खाते रहते हैं जिनमें कि पोटेशियम ज्यादा होता है। तो इन चीजों का हमें उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपने अकेला नमक कम कर दिया, ऐसे नहीं है। नमक वाली चीजें जितने भी खासकर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सोडा बाइकार्ब, सोडियम इज देयर। इसी तरह जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कई बार वो खाते रहते हैं, उनमें पोटेशियम बहुत होगा। तो इन चीजों के बारे में, नमक के बारे में, पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड, हाँ जी हम तो पानी आपने इतना कहा, लेकिन वो जो और चीजें खाते पीते रहते हैं, वो ये चीजों के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि आप डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट वे से भी आप ये चीजें खा रहे हैं। सो दैट यू शुड टेल देम। सेकेंडली, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ का जो है उनका एक हमने नैतिक बैरियर भी रखना है, ये कि उनके साथ इतने अच्छे ऐसे रिलेशन करें कि यू स्टार्ट विजिटिंग देयर होम्स, और या उनसे कोई गिफ्ट लेना शुरू कर दिया या उनका ऐसे, तो वी हैव टू बी एथिकली आल्सो, वी हैव टू कीप सम दैट डेडलाइन दैट यू शुड गो नॉट गो बियॉन्ड दैट लाइन, ठीक है ना। इन चीजों का मैंने अपने उसमें करियर में देखा कि कई बार पेशेंट एक्सपेक्ट ऐसे करते हैं, या लोग टेक्नीशियन वगैरह और स्टाफ उनके साथ दे स्टार्ट हैविंग दिस फैमिली रिलेशन, दैट शुड नॉट बी देयर। वी शुड कीप सम that barrier also, that you should not cross that line. Okay, we should serve them. उनके साथ बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए, but not beyond a certain limit. That is my personal view. हाँ जी, हाँ जी, Okay. तो गुरप्रीत टेक्नीशियन भी हैं हमारे साथ। गुरप्रीत आप सुन पा रहे हो? आई थिंक शी इज बिजी। तो और कोई भी अपने व्यूज बिफोर वी कंक्लूड एंड समराइज व्हाट आर द Yes, sir. मैसेजेस? I'm here. हाँ जी। सो गुरप्रीत भी डायलिसिस टेक्नीशियन है यहाँ हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल में। तो गुरप्रीत आप ब्रीफ में बताइए कि पेशेंट से आप क्या क्या उम्मीद करते हैं कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखें? सर मोस्टली पेशेंट को
जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो अपनी वाटर इनटेक के रिगार्डिंग रहती है कि पेशेंट्स समझ नहीं पाते कि उन्हें सिर्फ पानी ही लेना है या फिर मतलब चाय, दूध या तरी वाली सब्जी ये सब मिला के उनको वो वाटर में नहीं समझते हैं। वो सिर्फ पानी को ही पानी में समझते हैं और वो इस वजह से उनका वेट इतना ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। हर डायलिसिस में वो एवरी डायलिसिस 4.5 4 लीटर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी को मतलब हर लिक्विड चीज़ को पानी ही समझें। एंड सर रिपोर्टिंग का है, पेशेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते हैं बोलने पर भी बहुत बार। और फ्रूट्स का असर होता है, पेशेंट्स फ्रूट्स खाने के लिए होता है, उनको मतलब बताने के लिए समय लगता है कि वो खाते रहते हैं फ्रूट जो प्रिस्क्राइब होते हैं उसके अलावा भी। सो डाइट की एडवाइस के साथ कंप्लायंस नहीं होती है। हाँ जी सर। वो इसमें हम लोग ना एक चीज मेजर करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो भी बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। स्पेशली कुछ पेशेंट्स की परसेप्शन ऐसी होती है कि अगर हमने सारा कुछ ही खाने को बंद कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की जो सीवियरिटी या स्ट्रिक्टनेस है वो हमें पेशेंट की परसेप्शन के साथ में ही अलाउ करनी पड़ती है। आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ अपनी तरफ से। हाँ जी विजय। जी सर, जैसे सर ने बताया सर नमक के लिए रिस्ट्रिक्शंस, साल्ट रिस्ट्रिक्शन और बेकरी फीड में सोडियम ज़्यादा होता है। तो अभी कई लोगों पेशेंट हमें बोलते हैं कि जो नॉर्मल सोडियम वाला नमक है वो हम नहीं खाते हैं। अभी हमने सेंधा नमक ले लिया है जी, अभी दूसरा एक नमक आता है वो ले लिया है। तो इसमें सोडियम कई जैसे भी ऐड वगैरह भी आ रही है टेलीविजन्स में कि इसमें सोडियम कम है जी, तो हमारा बीपी तो नॉर्मल होना चाहिए। बट जो दूसरे साल्ट जैसे सेंधा नमक वगैरह है सर, जहाँ तक मैंने थोड़ा सर्च किया उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर सोडियम कम है तो पोटेशियम ज़्यादा होगा, जो कि अगर सोडियम इंटेक भी अगर आप कर रहे हो सोडियम वाला नमक तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, और आपने सेंधा नमक ले रहे हो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। ये पेशेंट को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना हमें मुश्किल हो जाता है। नमक कम करने के लिए हम लोग बोलते हैं जी हाँ ठीक है, नमक हम कम ले रहे हैं, बट दूसरा सेंधा नमक के थ्रू पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से वो भी उनका नुकसान है। तो अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं सर, 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फिश आउट करता हूँ। पेशेंट का एक तो ये पोटेशियम ज़्यादा इंक्रीज़ मिलता है, सोडियम तो भले ठीक मिलता है सर, नॉर्मल आ जाता है, बट पोटेशियम इंक्रीज़ ज़्यादा मिलता है। साथ-साथ सोडियम के बॉडी गेन जो है उनका फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो फ्लूइड जैसे प्री डायलिसिस हमने वेट किया और पोस्ट डायलिसिस का माइनस किया तो उसमें मान लो सपोज़ करो पेशेंट का 3 केजी वेट गेन है। उस हिसाब से 500 प्लस लगा के हमने 3.5 लीटर अल्ट्राफिल्ट्रेशन टारगेट कर दिया डायलिसिस 4 घंटे में। बट वो जैसे ही 3 लीटर या लगभग 2.8 लीटर अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद पेशेंट टाइम टू टाइम मतलब कि लास्ट आवर्स में हाइपोटेंसिव हो जाते हैं। तो अभी एक रीज़न ये भी है, काफ़ी मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्रेंड्स को, कि जैसे अगर पेशेंट अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में क्या है कि जो कपड़े पहन के आते हैं पेशेंट, उनमें पेशेंट का क्या है, पेशेंट के कपड़े बहुत मोटे-मोटे होते हैं या सर्दियों के जो कपड़े होते हैं हैवी होते हैं, वेट ज़्यादा होता है। तो जो वेट है पोस्ट डायलिसिस एंड प्री डायलिसिस जो मेजरमेंट करके हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन लगाते हैं, उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है। थोड़ा-सा ध्यान से अल्ट्राफिल्ट्रेशन, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसे हो जाते हैं कि इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन हो जाते हैं, इनको माइनस करने में जो हमने 3 लीटर गेन था 3.5 लीटर लगा दिया, 2.8 लीटर निकलने के बाद इतना इंट्रा हाइपोटेटिक हो गई, तुमको 1-1 लीटर रिप्लेसमेंट फ्लूइड देना पड़ता है या हाइपरटोनिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं। ये जब जाके उनका बीपी सेटल डाउन होता है, यहाँ तक कि वॉमिटिंग्स या जैसे सर ने बताया कि टेंडर और पोजीशन को या टेंशन को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, बट वो इतना ज़्यादा मतलब इंटरडायलिटिक हो जाते हैं पेशेंट को, तो जो 2 पॉइंट आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन किया उसमें प्लस 1 लीटर आपने रिप्लेसमेंट भी देना पड़ता है, डायलिसिस भी बंद करना पड़ता है। डेक्स्ट्रोज भी कई लोग देते हैं। कई लोग ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोटेंशन को मेंटेन करने के लिए डेक्स्ट्रोज देते हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है कि कई लोग पेशेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि डेक्स्ट्रोज तो ये हाइपोग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए होता है, आप इसको हाइपोटेंशन मेंटेन करने के लिए क्यों दे रहे हो? तो आई थिंक अगर पेशेंट का हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक नहीं है पेशेंट को डेक्स्ट्रोज ना देके हम उसको सलाइन से ही मेंटेन करें या डायलिसिस रिटर्न कर मेंटेन करें, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साल्ट का जो है वो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। पोटेशियम दूसरा जो साल्ट है, पोटेशियम ज़्यादा है, एक से सोडियम ज़्यादा है। तो दोनों उनके लिए हार्मफुल है। जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है सोडियम इंटेक का, वही ज़्यादा अच्छा उनके लिए सॉल्यूशन है, गुड सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल सर।
थैंक यू विजय जी। आपने बड़ा 2 पॉइंट्स आपने जो हाईलाइट किया बड़ा वाइटल है। एक, यूज ऑफ सेंधा नमक। सेंधा नमक में यही नहीं कि सोडियम क्लोराइड तो है ही है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड इज अ डोमिनेंट कंपोनेंट। उसके साथ साथ जैसे आपने कंपेयर टू नॉर्मल टेबल सॉल्ट, इट इज लेस बिकॉज इट इज मेड बाय जस्ट एवापोरेटिंग द सी वाटर। अनदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने पॉइंट, पोटेशियम ज्यादा है, सिर्फ पोटेशियम ही नहीं है, मैग्नीशियम भी ज्यादा है, इसमें कॉपर का भी कुछ अमाउंट्स होते हैं, निकल का भी। बेसिकली इट्स गॉट मेनी अदर थिंग्स जिसको जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है एक सीकेडी पेशेंट्स के लिए, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। सो बेसिकली सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, नो मीन्स नो। देन सेकेंड पॉइंट जो आपने बताया, जो मैंने एक टेबल भी बना के रखा हो, उसमें जो अपने विंटर क्लोथ्स फॉर इंट्राडायलिटिक वेट गेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इवन एज द विंटर, एक दिन ज्यादा कोल्ड हो जाता है, यू ऐड 1 मोर लेयर ऑफ क्लोथ, एज रिजल्ट ऑफ विच आपकी जो वेट गेन है वो 0.7 kg to 1 kg बढ़ जाता है। सो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि सब लोग अपना एक डिजिटल वेइंग मशीन घर पे रख लें। जैसे ही घर से डायलिसिस से जाते हैं, प्लीज अपना कपड़ा उतार कर वेट देख लीजिए। सिमिलरली के घर से निकलते हैं डायलिसिस के लिए, सो प्लीज अपना वेट देख लीजिए। यस, फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू कैन टेक अ फोटो। आज तो स्मार्टफोन का जमाना है, यू कैन टेक अ फोटो एंड कीप ऑफ इट सो दैट यू कैन शो इट, सी आई हैव टेकन दिस वन फ्रॉम एट होम इटसेल्फ, बिकॉज दिस इज सिंप्लीफाइड। इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन एवरीबडी, बट जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप ये जरूर बता सकते हैं कि घर में जाते जैसे कपड़ा खोल देते हो, वही देख लीजिए, सेकेंड होते वक्त वेट देकर फिर कपड़ा पहन के आ जाइए। मतलब दिस इज वन ऑफ द वे दैट आई फील इज इजी करके। आई वुड इनवाइट आपका कमेंट, मैं इस पे इनवाइट करूंगा बिकॉज इट हैज बीन मोर ऑफ माय मेथड, सो आई वुड इनवाइट योर कमेंट्स। विजय जी आप बोल सकते हो। नहीं सर, थैंक है। सर वेट तो ठीक है, बट जैसे अभी सर्दियाँ, कुछ पेशेंट तो अपने लिए ही अवेयर होते हैं कि ठीक है जी, हमें लिमिटेड फ्लूइड इनटेक करना है, लिमिटेड हमें फूड इनटेक करना है, या जो भी रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, वो लोग थोड़ा सा अपने आप ही खुद ही अवेयर होते हैं, वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं। बट 50% पेशेंट को ये देखा गया है सर, जैसे कि तो है, बट सर जब तो वो आपके जो विचार है उनकी प्रॉब्लम से वो डूरिंग डायलिसिस ही, मेरा जो अंदाजा है कि वो सेवा निकाल देंगे, बट उतना नहीं निकाले। मतलब एक्चुअली इसे डायलिसिस में जाएगा, पानी अगर कोई फ्लूइड इनटेक कर रहा है तो उसके लिए टाइम लगेगा ब्लड में ट्रांसफ्यूज होने में, तो वो तुरंत के तुरंत नहीं निकल जाएगा। बट पेशेंट कहता है ठीक है, लिमिटेड इनटेक ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ एक डायलिसिस में फिल्ट्रेशन से कई पेशेंट टारगेट करते हैं कि हमें जी आज 4.5 निकाल दीजिए आप, पिछली बार हमारा 3 ही निकाला, 1 लीटर हमारा ड्यू है। ठीक है जी, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ठीक है आपने 3 निकाला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हम थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं आपका। जैसे अभी सर्दियों में कपड़े का 4 पे 5 पे या 60 पे गया हूँ, मुझे वहां तक ले आओ जी। अब उस लाने के चक्कर में हाइपोटेंशन, मानते नहीं बात को। यस, तो थिंक इज ये है दैट सर से कि फ्लूइड रिमूवल 4 लीटर 5 लीटर या 4.5 से 4 लीटर से मैं ज्यादा नहीं निकालता हूँ डायलिसिस में, बट वो भी सर एक मैक्सिमम रोल है। जैसे अगर मान लो किसी पेशेंट का 60 किलो है, एज ए एडवाइस गाइडलाइन 10 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर आवर्स के हिसाब से मेंटेन करना डाल जाते हैं। 60 किलो वाले पेशेंट के लिए 4 लीटर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो कई बार पेशेंट नहीं मानते हैं, दैट इज उनके लिए प्रॉब्लम होती है जी। आज तो बीपी कम हो गया, आज सपोज करो, इसे आप एक सर ने बताया था कि एक पॉइंट उठाया अभी कि टेक्नीशियन जी हमें जो सीनियर स्टाफ है वही नीडल लगाएगा, जूनियर लगाएगा नहीं। तो कई बार हम लोग कोशिश करते हैं ठीक है जी, अगर मान लो हमें कोई जरूरत पड़ गई, हम छुट्टी हो जाएंगे तो क्या करोगे जी, डायलिसिस कराने नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो अभी क्या हम लोग, मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो अपने सेंटर में करता हूँ सर, अगर मैं ड्यूटी पे हूँ, किसी भी पेशेंट का कैंसुलेशन होता है, साथ में खड़ा हो जाता हूँ, प्रॉपर गाइड या जो भी है, साथ में उनको तसल्ली हो जाए कि हाँ जी आप अच्छी डेट लग जाएगी, डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा।
जिससे कि मेरे अब्सेंट में भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन ठीक नहीं है पेशेंट के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ ये था कि पेशेंट के लिए ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन ठीक नहीं है, थोड़ा-सा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से ही चले तो ज़्यादा उनके लिए सेफ्टी है, लॉन्ग टाइम के लिए भी उनकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि डे बाय डे जैसा फ्लूइड हम निकालेंगे, वेट गेन करेंगे, फ्लूइड निकालेंगे, वेट गेन करेंगे, तो उससे कि उनका हार्ट, लंग्स सब कुछ जो है वीक हो जाएगा। जैसे सर आप लोग गाइड करते हैं सर हम सभी को टाइम टू टाइम। मेरा पॉइंट था ये सर। शेयर बात करनी है। आई थिंक आपने जो पॉइंट्स बताया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जी। क्या बताती है कि 4 ml से ज्यादा जब भी हम पानी निकालते हैं पर हावर पर केजी के हिसाब से, दैट इज एक 60 kg के मैन में 4 मतलब 250 ml 240 मतलब 250 ml से ज्यादा जाएंगे, इट इज नॉट फिजियोलॉजिकल। फिर भी हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डायलिसिस गाइडलाइन से 500 ml तक ठीक रहता है। यू कैन जस्ट गो डबल अप मतलब जो आपने बताया 10 ml पर केजी तक हम जा सकते हैं। बट यस, इससे ज्यादा जाएंगे बीपी कम होने का चांसेस ज्यादा है। देन देयर इज चांस दैट यू विल फील पोस्ट डायलिसिस आपका वीकनेस महसूस होगा, बॉडी विल टेक टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट। So these are the things. आपने बड़ा अच्छा points. Both your salt and your weight gain points are crucial, and we take it. Yes, we can ask some patient's perspective also on this. Like, हाँ जी, कोई पेशेंट्स हमारे साथ जो इसके बारे में अपने कुछ व्यूज रखना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड इट? डॉक्टर सिंगर। हाँ जी सर। हाँ, एक मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहता हूँ जो फ्लूइड के बारे में है ना जी, क्योंकि कहीं पर पेशेंट अक्सर कहते हैं कि अब खासकर गर्मी के दिनों में कि हमने पानी पी लिया जी, आपके तो हाथ में बटन है, अब आपने 2 की बजाय हमारा 2.5 लीटर निकाल दो, 3 लीटर। एंड एटलीस्ट ड्यूरिंग डायलिसिस कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पानी निकालना है, 2 की बजाय 2.5 निकालो, 3 निकाल दो, बट एटलीस्ट वी कैन quench our thirst during dialysis. Should it be allowed or not? I want to add something about it. ये अभी विजय जी ने बात भी की थी। तो एक कहना बड़ा आसान है कि आप निकाल देंगे, क्योंकि जब हम पानी लेते हैं दैट इज हाइपोटोनिक ओनली, सो इट इज वेरी इजी टू कंज्यूम। लेकिन उतना पानी निकालते हैं जब इट्स नॉट सिंपली हाइपोटोनिक, इट इज आइस्टोनिक और मे बी मोर देन दैट हाइपोटोनिक, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, पेशेंट लाइकली टू गो इनटू हाइपोटेंशन। सो इसलिए ये अक्सर पेशेंट को समझाना पड़ता है फिर कई बार कि आप पानी ड्यूरिंग डायलिसिस या लिक्विड कोई भी लेते हैं, लेना बड़ा आसान है, क्योंकि हाइपोटोनिक होता है, बाद में निकालना उतना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात उनमें ये भी हमें उनको समझानी पड़ती है पेशेंट को कई बार। तो वी शुड नॉट अलाउड टू टेक लिबरल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग डायलिसिस एज सच। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड। जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। सो आई थिंक इसको हम अब समराइज करने की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का हमारा पर्पस था कि पेशेंट पर्सपेक्टिव और टेक्नीशियन पर्सपेक्टिव दोनों को सामने रखना। तो हमारी डिस्कशन से कुछ पॉइंट सामने आए कि जो टेक्नीशियंस की पेशेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं कि मोस्ट कॉमनली जो डिस्कस हुआ कि वेट गेन ज़्यादा ना करें, थर्स्ट के ऊपर अपना फ्लूइड इनटेक के ऊपर कंट्रोल रखें, रेगुलर मेडिकेशंस लें, नेफ्रोलॉजिस्ट से टाइमली रिव्यू करवाएं, शिफ्ट टाइमिंग में अगर कुछ मजबूरी होती है डायलिसिस सेंटर की उसको अकोमोडेट करें, और डायलिसिस टेक्नीशियन या सेंटर से जो पेशेंट ने एक्सपेक्टेशन बताई कि डायलिसिस टेक्नीशियन नॉलेजेबल हो, कैनुलेशन टेक्निक प्रॉपर हो, और उनको एक सपोर्ट स्टाफ का काम करे एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन नेफ्रोलॉजिस्ट एंड पेशेंट टू गाइड हिम, खाने में क्या खाना है, डाइटरी इनटेक में क्या क्या परहेज करने हैं, और भी बहुत सारी एडवाइस है। तो आई हैंड इट ओवर टू डॉक्टर राजा नाउ टू समराइज एंड कंक्लूड द सेशन। यस, तो जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट मेड पावर पॉइंट्स। मैंने जो जो सब लोगों ने बताया है ना उसका एक पावर पॉइंट बना दिया है। ठीक है जी। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, we can see it. Yes, sir. So just there are 2 slides. So I think मैंने just जो सबने बताया है वो सब नोट डाउन किया है। So one, as I said, priority of the patients.
yes, some patients can be sick, they need to be prioritized. But yes, क्योंकि बाकी पेशेंट्स भी बड़ा दूर से अपना टाइम सेव करके अपना प्लान करके आते हैं, so communication is the key. अगर by chance if we are able to tell the patients before they leave their place, I think we should try our best to do. But yes, if we are unable to and उसको आने के बाद ये patient आता है, तो they have to be accommodative. Second, transport delay within the hospital. Yes, we need to understand that आजकल तो कोविड की वजह से the hospital staff was also thinned. बाकी जगहों में कोविड एरियाज में उनको तो मतलब there can be technical delays, and for this the patient needs to be understand and accommodative. And yes, during the same time the hospital staff also need to up their level of care so that patient don't feel neglected. Third, hiding clinical issues. पैंडेमिक ने हर बंदे ने फियर करते हैं, एवरीबडी फियर्स. किसी को भी कुछ होता है तो सब लोगों को लगता है सोर थ्रोट हो गया, भैया हमें नहीं बताना, हमें कोविड तो नहीं है. So yes, it has been 10 months now, and I think we'll be soon seeing the dawn. So let's be open now and accept it. And we should not underestimate the use of proper masking, use of a visor, social distancing, and hand hygiene. With the three things, the transmissibility of the COVID is miniature. मेडिसिन डिटेल एंड रिव्यू, यस, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक प्रिंटेड फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट में रख लीजिए, सो दैट डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सिंग जो भी एडिट करना चाहते हैं उसी में एडिट कर देंगे. एडिट करने के बाद एक और उसको क्लियर करके आप रख लीजिए ताकि इजी हो जाएगा, कोई एरर्स नहीं होगा. क्योंकि एक ए और एक सी से भी दवा 19 मतलब दे कैन बी अ बिग चेंज इन द केयर ऑफ मेडिसिन्स, इन द नेचर ऑफ मेडिसिन. सॉरी. Waiting for shift, please be accommodative. Winter delays, I think you need to be accommodative and you need to be genuine to your successor. The next jo aata hai. Third one, relations, better relations. Yes, patients bhi ho jaye and technicians bhi hai. Please don't be rude. It's a three-way. Everybody needs to be amicable with each other. It is for the doctor, patients, and technicians. Then the diet consultations, please be compliant to the diets because diet is very important. Fluid wahi tarah, everything has water. मतलब it's a rice is a rich, जैसा मैंने गलती से लिख दिया है, rice is a rich source of water. मतलब rice अगर लेते हैं तो 70% water ही होता है. So it is not सिर्फ water में ही fluid है, हर चीज में fluids होता है. Need of investigations, regular investigation करना बहुत जरूरी है, इससे आपका care बढ़ जाता है. Some places have regular mandatory COVID checkups. I think you need to follow the unit policy and, so that, it's an amicable atmosphere. Winter clothes for intradialytic weight gain. I think you can use a weighing machine at home. That's one of the best. But again, yes, you need to be very careful when you're doing that because it's outside the control of the dialysis unit then. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमने बहुत डिस्कस कर लिया है, कितना एक घंटे में कितना निकाल सकते हैं, और उससे ज्यादा होते तो यू कैन हैव symptoms like weakness, vomiting, and etc. So this is the technical issues. Then the next is by the patients ka issues. I think the main thing is there need to be uniformity of care. You need to have a same technician who's doing it, or if the same technician is unable to do it, they need to educate the successor properly. I think we all agree upon it, and they need to have a standardized medicines. So I think you can speak politely and ask for the same person. If the same person is busy, he can guide the next person, and little more involvement. I think it's we can always ask for little more, and that is genuine from everybody, from the doctor, from the nursing staff, from the technical staff, and from the patient. I think it's acceptable, fully acceptable. Regular inputs from the doctor, as Dr. Manish had pointed out, he keeps giving regular inputs for the patients. So I think it is very vital. And I think हमें सब लोगों को input जो नई चीज, क्योंकि जिंदगी में ना सीखना कभी बंद नहीं होता है. मैं भी हर दिन, आज भी मैंने कुछ आप लोगों से सीखा. So जैसे हम कुछ सीखते हैं, it is important हम अपने patients को भी ये बता दें करके, मतलब, and it makes life better for everybody. And जब हम किसी को एक चीज, अच्छी चीज बताते हैं, तो हमारे लिए भी मतलब वो strong हो जाता है. It gets ingrained in our memory. Support staff needs to be accommodative. Very, very valid statement. Yes, they need to be accommodative.
And when you say support staff, everybody is a support staff, from the doctor till the patient. Everybody is supportive staff if you go by the actual definition of a supportive staff. And with this, I would conclude and I would give it to Dr. Manish for the conclusion. Yes, Dr. Manish, please. थैंक यू डॉक्टर राजा. बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स, जिससे कि हमारे टेक्नीशियंस और पेशेंट्स दोनों को एक गाइडलाइन मिलती है कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपस में ये म्यूचुअल रिलेशन और अच्छा बनाया जा सके और हंसते खेलते हुए हम इसको आगे कैरी कर सकें. थैंक यू. Thank you everybody. So thank you everyone for joining us. Yes. Okay. So okay, Looking bye. forward Go to it. everybody have a nice weekend. Thank you all. Yeah.